तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखित कवि कुछ तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये आपके पाठ्यक्रम में दी हुई कविता का अध्ययन करते हैं। कविता थोड़ी आकार से बड़ी है, तो भी मैं इस कविता का संक्षेप में परीक्षा के लिए जो आवश्यक है उतना ही विश्लेषण यहाँ करूँगा। तो बालकृष्ण शर्मा का संक्षिप्त में परिचय, वे एक चर्चित ऐसे वक्ता तथा प्रभावशाली नेता के रूप में हिंदी जगत में विख्यात है। इनका जन्म 1897 में पंडित जमुनादास शर्मा के घर में हुआ और उनकी मृत्यु 1960 में हुई। नवीन जी पर बचपन से ही एक क्रांतिकारी स्वभाव का असर हुआ था, इसीलिए वे कई क्रांतिकारी नेताओं के संपर्क में आ जाते हैं। जैसे कि लखनऊ कांग्रेस में उनकी मुलाकात माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत व्यक्तित्व के साथ हो जाती है और उनके साथ ही वे क्रांतिकारी दल से जुट जाते हैं और क्रांतिकारी दल में सहभाग लेने के कारण नवीन जी को यहाँ कारावास भी भुगतना पड़ा। उस समय अंग्रेजी सरकार के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में सहभाग लेने वाले जो महत्वपूर्ण कवि थे, उनमें बालकृष्ण शर्मा नवीन जी भी रहे। तो उनके कविता में राष्ट्र प्रेम, क्रांति में विश्वास, प्रगतिवाद, गांधीवादी विचारधारा या गांधी दर्शन आदि का गहरा असर दिखाई देता है। तो बालकृष्ण शर्मा द्वारा लिखित जो रचनाएं हैं उसमें कुकुम, अपलक, रश्मि रेखा, विनोबा स्तवन, उर्मिला प्राणार्पण आदि उनकी चर्चित रचनाएं हैं। कुकुम के जो गीत है वो राष्ट्रीय भावना से या गांधी विचारधारा से संबंधित है। आपके पाठ्यक्रम में उनकी कवि कुछ ऐसे तान सुनाओ ये कविता दी गई जो क्रांति की भावना से कि ओतप्रोत ऐसी कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने भारतीयों को अंग्रेजों की शासन से मुक्ति पाने का एक आह्वान करता है। अंग्रेजों की शोषण वृत्ति तथा देश को गुलाम बनाने वाली जो प्रवृत्ति है उसके विरुद्ध में यहाँ बालकृष्ण शर्मा विद्रोह की भावना समग्र जनता में निर्माण करने का प्रयास करते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि क्रांति की बात तो करता ही है, उन्हें क्रांति में विश्वास है, क्योंकि क्रांति और उत्क्रांति में एक अंतर होता है। उत्क्रांति धीरे धीरे होती है और क्रांति तीव्र गति के साथ परिवर्तन करती है। लेकिन कवि का विचार है कि अंग्रेजों की गुलामी से अगर हमें मुक्त होना है तो क्रांति की अपेक्षा यहाँ उत्क्रांति जरूरी है। इसीलिए उत्क्रांति की अपेक्षा यहाँ क्रांति जरूरी है, ये कवि का विचार है। कवि के अनुसार क्रांति और उत्क्रांति भले ही एक ही हो, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग है। इसलिए कवि यहाँ कहना चाहता है कि क्रांति के बाद ही परिवर्तन आता है और यहाँ यानी कि जो भी यानी कि निर्माण होता है वो एक नया होता है। तो इसीलिए मुझे यहाँ नया निर्माण करना है, यह अपेक्षा रखकर उन्होंने कि ये कवि कुछ तान सुनाओ इस कविता का यहाँ लेखन किया है।
तो पंक्तियां देखिए इस कविता की। कवि आरंभिक पंक्तियों में कहता है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ त्राही त्राही स्वर नभ में छाए, नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छा जाए, बरसे आग जलद जल जाए, भस्मसात भूधर हो जाए, पाप पुण्य सद सद भावों की धूल उड़े दाएं बाएं, नभ का वृक्ष तल फट जाए, तारे टुक टुक हो जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि जिससे उथल पुथल मच जाए। तो यहाँ बालकृष्ण शर्मा ने कि इस कविता में ने कि इस तरह की ताने सुनाते हैं। वैसे देखा जाए तो ये एक राष्ट्रीय चिंतन धारा के कवि होने के कारण उनको यहाँ इस जगत में, अपने देश में कहीं न कहीं उथल पुथल निर्माण करनी होगी, ऐसा उनका देखिए कहना है। क्योंकि जैसा अंग्रेजी सरकार यहाँ हमें रखती है उसी ढंग से हमें नहीं रहना, तो अंग्रेजी व्यवस्था का विरोध करना है, और वो भी यानी कि यहाँ आक्रामक रुख अपनाकर विरोध करना है। इसीलिए कवि यहाँ कहता है कि कवि चाहता है कि ऐसी कविता के माध्यम से तान सुनाए जाए कि जिससे चारों ओर उथल पुथल मच जाए, दोनों ओर से हिलोरे आए और जिससे चारों ओर का विनाश हो जाए, यानी कि अंग्रेजी व्यवस्था का विनाश हो जाए या विनाश की ध्वनि गूंजे, सारा आकाश त्राही त्राही के स्वर से गूंजे। एक ऐसा विध्वंस कवि चाहता है कि एक ऐसा विध्वंस जो जग को सत्यानाश के धुएं में झोंक दे। यहाँ आग बरसे, पानी जल जाए, सारी जमीन राख बन जाए, वो भस्म हो जाए। यहाँ तक कि जो पाप पुण्य करते हैं, सद्भाव है, उनकी धूल भी चारों तरफ से उठे। कवि का मानस है कि यहाँ अंग्रेजी सरकार में एक ऐसी चित्कार निर्माण हो कि उसका आकाश भी सुने, उस चित्कार को आकाश भी सुने और वह आकाश भी फट जाए, नभ को चमकाने वाले तारे टुक टुक हो जाए। इस तरह का एक लेखन कविता के द्वारा हो, ये कवि की यहाँ अपेक्षा है। कवि चाहता है कि देखिए अंग्रेजी व्यवस्था यहाँ हमें उल्टानी है, बदलनी है, तो कविता भी क्रांतिकारी ढंग से लिखनी होगी और उस कविता में देखिए सर्व अंग्रेजी व्यवस्था का सत्यानाश हो, यहाँ की समग्र व्यवस्था जल जाए, ये उनकी अपेक्षा है। आगे कवि कहता है, माता की छाती का अमृतमय पेय कालकुट हो जाए, आंखों का पानी सूखे, हाँ वो खून की घूंट हो जाए, एक और कायरता कांपे, गतानुगति विगलित हो जाए, अंधे मूढ़ विचारों की वह अचल शिला विचलित हो जाए, और दूसरी ओर कंपा देने वाला गर्जन उठ धाए, अंतरिक्ष में एक उसी नाशक तर्जन की ध्वनि मंडराए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो संक्षेप में मैं बता देता हूँ, कवि यहाँ आगे कहता है कि माता की छाती से निकलने वाला अमृतमय दूध भी काल बन जाए, आंखों का पानी भी सूख जाए, वह खून की घुट हो जाए। मतलब कवि विनाश चाहता है, क्योंकि उसे इस व्यवस्था से सख्त नफरत है। वो चाहता है कि कायरता को भी काटना होगा, जो परंपरा रूढ़ियां युगों से चली आ रही है वह भी गलत हो जाए, जो लोग अज्ञान अंधकार में और अंधविश्वासों के कारण पत्थर जैसे बन गए हैं उनको भी हिला दिया जाए। दूसरी ओर ऐसा गर्जन उठाया जाए कि जो सबको कंपा देने वाला हो, अंतरिक्ष में एक नाशक की तर्जन ऐसी ध्वनि मंडरानी चाहिए। इसी वजह से कवि कहता है कि तुम कोई ऐसी तान सुनाओ जिससे चारों ओर
उथल पुथल मच जाए, मतलब मेरे दिल को तभी सुकून मिलेगा जब यह अत्याचार खत्म होगा, यह अंग्रेजी व्यवस्था नष्ट होगी। ऐसा कवि का यहाँ पर कहने का मानस है। आगे वो कहते हैं, नियम और उपनियमों के ये बंधन टुक टुक हो जाए, विश्वंबर की पोषक वीणा के सब तार मुख हो जाए, शांति दंड टूटे उस महारुद्र का सिंहासन थर्राए, उसकी पोषक श्वास विश्व के प्रांगण में गहराए, नाश नाश हाँ महानाश की प्रलयंकारी आंख खुल जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि जिससे उथल पुथल मच जाए। इन पंक्तियों में कवि आगे कहता है कि जो नियम और उपनियम बनाए गए हैं, कि मतलब जो बंधन बांधे गए हैं उनके भी टुकड़े टुकड़े हो जाए, क्योंकि हम इन बंधनों में नहीं जीना चाहते हैं, ये बंधन के टुकड़े टुकड़े हो जाए। ऐसा विनाशकारी दृश्य होना चाहिए कि जिससे उस दुनिया के पालने वाले ईश्वर की वीणा के तार भी मुक हो जाने चाहिए। उस ईश्वर ने जो शांति दंड बनाए हैं वे भी टूट जाए, महारुद्र का सिंहासन भी थर्राए, जिसने इस श्वास का निर्माण किया विश्व के प्रांगण में वे ही घातक बन जाए, उनकी घरघराहट से प्रलय मच जाए और विनाश हो जाए, महानाश की प्रलयंकारी आंख खुल जाए, चारों तरफ प्रलय का हाहाकार मच जाए। इसीलिए कवि चाहता है कि कोई ऐसी तान सुनानी चाहिए, कवि वर्ग को ऐसी तान सुनानी चाहिए कि जिससे चारों ओर से उथल पुथल मचना चाहिए। आगे कवि कहता है, सावधान मेरी वीणा में चिनगारियां आन बैठी है, टूटी है मिजराबे युगलांगुलियां ये मेरी ऐटी है, कंठ रुका है महानाश का गीत रुद्ध होता है, आगे लगेगी आग लगेगी क्षण में, हतल में अब क्षुद्ध युद्ध होता है, झाड़ और झंकार व्याप्त है इस ज्वलंत गायन के स्वर में, रुद्ध गीत की क्षुब्ध तान निकली है मेरे अंतर से, कण कण में व्याप्त है वह स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती है कालकुट फणी की चिंतामणि, जीवन ज्योति लुप्त है आहा गुप्त है संरक्षण की घड़िया, लटक रही है प्रतिपल में इस नाशक संरक्षण की लड़िया, चकनाचूर करो जग को गूंजे ब्रह्मांड नाश के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान निकली है मेरे अंतर से। कवि यहाँ इन पंक्तियों में वीणा की चिंगारियां बरसने के लिए तत्पर है। गायन से गीतों से भी कई चिंगारियां यहाँ निर्माण की जा सकती है। देखिए सितार बजाने वाली जो नाखून है वो भी टूट गए हैं कवि की दोनों उंगलियां ऐटी हुई है। वो आज की व्यवस्था को देखकर उनका कंठ देखिए रुक जाता है, महानाश का गीत भी रुंध हो जाता है। लेकिन कवि कहता है कि मैं अब सबका अंत कर देना चाहता हूं, मैं कुछ क्षणों में आग लगा दूंगा, इस धरती पर मैं क्षुब्ध युद्ध करना चाहता हूं। यह जलता हुआ गाना झाड़ और झंझाड़ से जल उठेगा। इस प्रकार की बात मेरे क्रोधी मन से निकली है। यह क्षुब्ध तान बहुत से लोगों को क्षुब्ध कर देगी। कवि विद्रोह का नया परिवर्तन यहाँ लाना चाहता है। पृथ्वी का हर कण कण और हर रोम रोम में एक ही ध्वनि यहाँ पर गूंजनी चाहिए, वो भी मतलब क्रांति की। हमारी तान यह गाती रहेगी कि कालकूट फणी की चिंतामणि की जीवन ज्योति लुप्त हो गई, माना कि गुप्त रूप से संरक्षण हो रहा है, हर पल वह हमसे विनाशकारी बातें कर रहा है। मतलब यहाँ कवि इस प्रकार अन्यायकारी व्यवस्था को जग से चकनाचूर करना चाहता है, वो सब परिवर्तन चाहता है। इसी कारण तो उनका क्रांति भरा स्वर इस कविता के माध्यम से गूंज रहा है। इस व्यवस्था को जलाने के लिए वो तान अपने मन से निकालने का प्रयास करता है। अंतिम पंक्तियों में कवि कहता है, दिए को मसल मसल मेहंदी रस्ता आया हूं,
मैं यह देखो एक 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 उंगली परिचालन में नाशक तांडव को पेखो, विश्व मूर्ति हट जाओ, ये विभत्स प्रहार सहे न सहेगा, टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, नाश मात्र अवशेष रहेगा। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। जीवन गीत भुला दो, कंठ मिला दो, मृत्यु गीत के स्वर से रुद्र गीत की क्रुद्ध तान निकली है मेरे अंतरसर से। कवि अंत में कहता है कि वो दुनिया की इस अन्यायकारी प्रवृत्ति से परेशान है। वो अपने मन में आए हुए विचारों को कई बार वो रोकने का प्रयास करता है, लेकिन वो रुकना उनके लिए असंभव है। इसलिए वो कहता है कि वो अपने हाथों पर लाल मेहंदी रचने के बजाय दिए को मसल मसल कर मैं मेहंदी रच चुका हूँ। उसकी एक एक उंगली को परिचालन करने में तांडव का विनाशकारी रूप बन गया है। इस व्यवस्था पर कवि यहाँ प्रहार कर रहा है। वो विश्व मूर्ति को हटाना चाहता है, क्योंकि मतलब इस व्यवस्था को वो हटाना चाहता है। इसका कारण यह है कि वो विश्व मूर्ति टुकड़ों में बांट जाएगी। उनके प्रहार से विश्व मूर्ति टुकड़ों में बांट जाएगी। इस व्यवस्था का विनाश ही होगा, उसका विनाश होकर कुछ भी नहीं बच पाएगा। कवि ने अपने अनुभवों से जीवन में जो यहाँ पाठकों को जो एक काव्यतान सुनाई है, वो कहीं न कहीं अपना क्रांति या परिवर्तन का भाव लेकर आई हुई उनकी तान है। कवि यहाँ प्रचलित व्यवस्था के विरोध में एक जागृति गीत ये लिखता है, और आज ऐसे जागृति गीतों की जरूरत है जिससे कि समाज में जो चल रहा कि विनाशकारी षड्यंत्रकारी रूप है, इस षड्यंत्रकारी रूप के विरोध में कवि जागरूक होकर लिखना चाहिए। यही उनकी इस कविता के प्रति की अपेक्षा है। तो कवि का इस कविता का मूल उद्देश्य यही है कि यहाँ क्रांति होनी चाहिए। कवि ने उस समय कविता लिखी जिस समय अंग्रेजों का देश पर राज था। अंग्रेज लोग अपने देश को लूट रहे थे, खसोट रहे थे, हमें गुलाम बनाकर देश में विभक्तिकरण का भाव फैलाते हुए हमें यहाँ दास बना रहे थे। तो कवि ने कि ऐसे अंग्रेजों की षड्यंत्रकारी नीति के विरोध करते हुए उनको नष्ट करने के लिए कि कवि को वो सूचित करता है। तत्कालीन सभी कवियों को आह्वान करता है कि तुम्हें यह क्रांति भरा गीत लिखना चाहिए। वो गीत पढ़कर पाठक भी जागरूक हो, और ये व्यवस्था नष्ट करने के लिए उनके मन में एक राष्ट्र भावना, एक जागृति, एक आह्वान निर्माण हो। यही अपेक्षा लेकर इस गीत को उन्होंने यहाँ लिखा है। तो कवि का यह राष्ट्रीय चिंतन धारा को व्यक्त करने वाला एक प्रगतिशील गीत है, और इस गीत में राष्ट्रीयता के साथ साथ क्रांति तथा विद्रोह का मूल स्वर यहाँ दिखाई देता है। और कवि इस गीत में भयंकर उथल पुथल पूरा का पूरा बदल यहाँ चाहता है, क्योंकि पराधीन देश के कवि के मन में व्यवस्था के प्रति एक विद्रोह है। इसलिए कविता के माध्यम से वो अंग्रेजी व्यवस्था का विनाश अंतकरण से करने के लिए तत्पर है। यही कविता की एक संक्षेप में मूल संवेदना है। वैसे देखा जाए तो इस कविता को पढ़ाने के लिए लगभग 2 या 2.5 घंटे लगते हैं, लेकिन मैंने एक संक्षेप में परीक्षा के लिए जो आवश्यक है उतने ही भाव आपके सम्मुख बताए हैं, और बहुत जल्दबाजी में मैंने कविता की पंक्तियां भी पढ़ी है। तो इसे भी आप यहाँ ध्यान में रखने का प्रयास करो। तो धन्यवाद।